हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिलीन का क्विक रिवीजन। इसमें हम लोग दो चीज़ को कवर किया जाएगा। एक तो एनिलीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, दूसरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसकी एनिलीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। जो सबसे पहला मेथड है, अगर नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन, अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया जाए, एक्चुअली जो टिन और HCl का मिक्सचर लिया गया है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो नाइट्रो ग्रुप को, जो क्या करता है कि जो नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे नाइट्रोबेंजीन से हम लोग एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग इसमें अमोनिया और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को लेके 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हीट कर देते हैं तो फिनॉल जो होता है वो एनिलीन में चेंज हो जाता है। ये तो सेकंड मेथड हुआ। अगर थर्ड मेथड हम लोग देखें तो ये एक वेल नोन मेथड है जो कि नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग हाइड्राजोइक एसिड से करा देते हैं, N3H से करा देते हैं, तो वो जो होता है एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर नेक्स्ट मेथड देख सकते हैं कि ये भी एक वेल नोन नेम रिएक्शन है। अगर हम लोग एरोमेटिक एमाइड ले लेते हैं, इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर एरोमेटिक एमाइड का रिएक्शन हम लोग कर देते हैं ब्रोमीन और KO से, तो भी ये जो जाता है एमाइड जो होता है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग कि बेंजामाइड को हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन में। तो एनिलीन बनाने के 4 मेथड है। सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दें, या फिनॉल को जिंक क्लोराइड और अमोनिया के मिक्सचर के साथ लेके 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको हीट कर दिया जाए तो हमको एनिलीन बन जाएगा। या फिर स्मिथ रिएक्शन है। स्मिथ रिएक्शन में होता है कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग हाइड्राजोइक एसिड से करा दें, N3H से करा दें, तो भी वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर बेंजामाइड का रिएक्शन हम लोग क्या करें, ब्रोमीन और KO से करा दें, जो कि एक वेल नोन नेम रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो भी वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन देखे हैं, एक है स्मिथ रिएक्शन और दूसरा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का डिटेल हम लोग एक बार देखते हैं। अगर हम लोग स्मिथ रिएक्शन कराते हैं, स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से करा देते हैं तो ये जो हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन, जो OH का ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एक इंटरमीडिएट बना देगा, एसाइल आयन बना देगा, जो कि फर्दर फिर हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके ये एक स्पीसीज बना देगा, जो कि जिसमें एक रीअरेंजमेंट होगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि स्मिथ रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है। तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो नाइट्रीन बनता है, RCON होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। अब इसका हम लोग एक रीअरेंजमेंट कराते हैं, इसका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होके ये एक दूसरे इंटरमीडिएट में चेंज होता है, जिसको बोलते हैं, जो कि स्टेबल, ये जो होता है स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जिसको हम लोग आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये जो होता है स्टेबल होता है, लेकिन ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इसकी लाइफ टाइम जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। अगर एल्किल आइसोसाइनेट या एराइल आइसोसाइनेट का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो ये फर्दर जो होता है एनिलीन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसमें रिएक्शन कैसे कैसे मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो ये इसकी होगी मैकेनिज्म।
हमने जो आपको बताया ये इसकी थी स्मिथ रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो कि एनिलीन के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। और सेकेंड रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग सिंपली बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से करा दिया जाता है, तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मल्टी स्टेप्स में मल्टी स्टेप में जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे शो किया आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका बेंजामाइड का रिएक्शन हम लोग बेस से कराते हैं, या जैसे हम लोग KOH लिए हैं तो उसको करा देंगे, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये कि क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में Br2 से रिएक्शन करेगा, ये यहाँ फर्दर अटैक करेगा और यहाँ पे Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो हमको ये स्पीसीज मिल जाएगा। और ये Br नेगेटिव जो मिलेगा इसके पॉजिटिव से मिलके KBr बन जाएगा। फर्दर फिर रिएक्शन किया जाएगा, फर्दर फिर बेस से ट्रीट किया जाएगा इसको। अगर फर्दर फिर बेस से ट्रीट किया जाएगा तो जो NH का प्रोटॉन है वो OH लेके फिर H2O बाहर कर देगा और एक स्पीसीज बनाएगा जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा, तो ये हमको मिल जाएगा आइसोसाइनेट मिल जाएगा। अब आइसोसाइनेट का फर्दर अगर हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये जो हो जाएगा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अगर हम लोग एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से कर देते हैं तो मल्टी स्टेप में जैसा यहाँ पे शो किया गया है वो जो होता है एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये हम लोग का हो गया, दो रिएक्शन हो गए एनिलीन को बनाने के। एक तो हो गया स्मिथ रिएक्शन हो गया जिसमें हम लोग यूज किए थे बेंजोइक एसिड, और दूसरा था हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसमें हम लोग यूज थे बेंजामाइड यूज किया गया था। और फर्दर हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम एनिलीन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग एनिलीन की प्रॉपर्टी को देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना के। तो बेंजीन अगर एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट क्लोराइड में या साल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करा देते हैं। इसमें कहते हैं सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन HCl सोडियम नाइट्रेट HCl को 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 0 सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराया जाता है। तो एनिलीन जो होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी जो होता है एक के इंटरमीडिएट होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, इसमें हीट नहीं यूज किया जाता है। इसमें जब भी किया जाता है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही रिएक्शन लगाया जाता है और इस टेम्परेचर को थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और हमको क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में मेन कंडीशन होती है जो टेम्परेचर हमको 0 सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ता है। और इस रिएक्शन जो होता है हम लोग आइस बाथ पे लगाते हैं और डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हीट कर दिया जाए तो डाइजोनियम क्लोराइड का ये जो ग्रुप होता है हट के यहाँ पे Cl लग जाएगा। इसको बोलते हैं सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन इस क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हीट कर दिया जाएगा तो N2Cl की जगह यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। या कि कॉपर और क्लोरीन के साथ ही सेकेंड मेथड देखते हैं। क्लोरीन कॉपर और क्लोरीन, कॉपर मेटल लेते हैं, क्लोरीन के साथ हीट कर दिया जाता है तो भी क्लोरोबेंजीन हमको मिल जाता है, जो कि एक नेम रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है गाटर-मान रिएक्शन।
और फर्दर अगर हमको बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लाना होता है, फ्लोरीन लाना होता है तो क्या करते हैं, HBF4 से रिएक्शन करा देते हैं, तो हम लोगों को जो मिल जाता है वो मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। फ्लोरोबेंजीन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉपर प्लस फ्लोरीन या कॉपर प्लस क्यूप्रस फ्लोराइड नहीं ले सकते हैं। ये स्पेशली फ्लोरिनेशन के लिए ये पर्टिकुलर रिएजेंट, यही रिएजेंट यूज किया जाता है। अगर हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो यही पर्टिकुलर रिएजेंट यूज किया जाएगा। अगर हमको आयोडाइड लाना है या फिर आयोडोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना अगर है तो क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे तो आयोडोबेंजीन हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग H3PO2 से करा देते हैं तो हमको सिंपल बेंजीन मिल जाता है। अगर हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन ऑब्टेन करना है तो H3PO2 से रिएक्शन करा देंगे तो हमको जो है तो हमको बेंजीन मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट अगर एक और मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, इथेनॉल से इसका रिएक्शन करा देते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन इथेनॉल से करा देते हैं तो हमको बेंजीन मिल जाता है, प्लस हमको जो इथेनॉल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्टल्डिहाइड में। यह भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये रिएक्शन पूछे जाते हैं। या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग फिनॉल से करा देते हैं तो यह जो होता है कपलिंग रिएक्शन शो करता है। ये जो शो करेगा वो शो करेगा कपलिंग रिएक्शन, तो हमको एक एजो कंपाउंड मिल जाता है। और जितने भी एजो कंपाउंड्स होते हैं हाईली कलर्ड होते हैं, ये जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली कलर्ड होते हैं और इनका इस्तेमाल एज ए डाई किया जाता है। इसलिए डाई, ये जितने भी एजो कंपाउंड्स होते हैं वो डाई होते हैं या डाई बनाने में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड बना के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे रिएक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग हैं एनिलीन का। एनिलीन का डायरेक्ट रिएक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर एनिलीन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करा देते हैं तो ये जो हो जाता है पॉलीब्रोमिनेशन यहाँ पे हो जाता है। अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा, एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा देंगे तो यहाँ पे जो होता है वो पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है। तो जो यहाँ पे 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर इसका IUPAC नाम देखा जाएगा तो जगह 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अगर एनिलीन का रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं तो एक चूँकि एनिलीन के पास क्या होता है, एनिलीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। अगर H2SO4 क्या है, एक एसिड है तो ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा। जिस पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो एनिलीन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर होता है वो हाइड्रोजन को दे के एक एनिलीनियम साल्ट बना देता है, तो जिसका नाम हो जाएगा एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है। अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है और ये बना देता है सल्फानिलिक एसिड। देखिए सल्फानिलिक एसिड के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये जो होता है एक ज्यूपिटर आयन होता है। ज्यूपिटर आयन्स क्या होते हैं, वे मालिक्यूल जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। इससे क्या होता है कि ये सल्फानिलिक एसिड में क्या होता है, ये एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन को दे देता है और ये बना देता है एक ज्यूपिटर आयन के रूप में बन जाएगा। ये NH3 क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपना प्रोटॉन लूज किया है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं ज्यूपिटर आयन बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि ऐसी कौन सी एसिड है जो ज्यूपिटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सल्फानिलिक एसिड उसमें से एक ऐसा एसिड होता है जो कि ज्यूपिटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है, जैसा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देखा है। यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और ये स्ट्रक्चर भी सल्फानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है।
फर्दर अगर हम लोग एनिलीन का एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, अगर इसका रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड से करा दिया जाए, एल्युमिनियम क्लोराइड से करा दिया जाए, क्योंकि एनिलीन के पास क्या होता है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एक लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड जो होते हैं उनके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए जो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 का जो नाइट्रोजन होता है उसके लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को Al3 को देखिए एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो जिससे चूंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है, और ये जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो फर्दर अगर हम लोग इसका कोई रिएक्शन कराते हैं, अगर एनिलीन का हम लोग फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराते हैं, तो ये फर्दर रिएक्शन फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का एनिलीन का जो नाइट्रोजन होता है वो उसका जो लोन पेयर होता है वो कैटलिस्ट से बाइंड हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वहाँ पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करने लगता है, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग न होकर मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एनिलीन जो है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देता है कि नहीं देता है, तो वहाँ पर लगाया जाएगा कि जो एनिलीन होता है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद ही रखना पड़ेगा। फर्दर हम देखते हैं, अगर एनिलीन का रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड से करा देते हैं, तो यहाँ पे जो होता है सिर्फ बेस बन जाता है। इस लिंकेज को ही सिर्फ बेस कहते हैं, बन जाता है। अगर इसका नाम देखा जाए बेंजाइलिडीन एनिलीन बोला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। फर्दर अगर एनिलीन का सोडियम नाइट्रेट और HCl 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करा देंगे, जैसा हमने ऊपर देखा है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, जो कि फर्दर बहुत सारे रिएक्शन शो करता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा है। तो ये था हमारा एनिलीन का रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन होता है हमने ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दिया, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। लेकिन एनिलीन के साथ क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये जो तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बोल सकते हैं जो एनिलीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ईजिली नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिलीन का अगर हम लोग प्रोटेक्शन कर दें, क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अगर एनिलीन का हम लोग नाइट्रेशन करते हैं, स्पेशली इस केस हम देखते हैं कि एनिलीन का नाइट्रेशन देखते हैं, प्रोटेक्शन इसके बाद हम लोग देखेंगे। नाइट्रेशन, अगर एनिलीन का नाइट्रेशन किया जाएगा, अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 लिया जाता है। क्योंकि दोनों एसिड हैं तो ये जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो एनिलीन की नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो बना देता है N3 पॉजिटिव, क्योंकि अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं एनिलीन। और जब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, तो इसका ये जो स्पीसीज बनेगी इसको बोलेंगे एनिलीनियम आयन। यहाँ पे जो एनिलीन होता है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब एनिलीन प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये जो होता है मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो ये फर्दर रिएक्शन कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर आर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं देता है। तो इसके लिए एक मेथड है कि अगर हम लोग NH2 ग्रुप के लोन पेयर को कहीं इन्वॉल्व कर दें, मीन्स जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। अगर एनिलीन के जो NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या करें, कहीं इन्वॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचे ही ना।
अगर लोन पेयर नहीं रहेगा तो ये फिर कोई भी एसिड लेंगे, कोई भी लेविस एसिड लेंगे तो वहाँ पे हिंडर्ड नहीं करेगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ ले सकते हैं, या तो हम लोग एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं CH3COCl, या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं CH3COCH3, या फिर ये दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में जो हो जाएगा एक ही चीज़ बनेगा, N हो जाएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें, अगर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके बनाया जाए तो ये हो जाएगा C≡O और ये Cl। इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, एनिलीन का लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर अपने आप को स्टेबलाइज करेगा तो ये डबल बॉन्ड फिर फॉर्मेशन होगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा C≡O CH3। तो देख सकते हैं अब ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, इसलिए फर्दर रिएक्शन ये किसी को अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ये जो होता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बोलते हैं। अब इस प्रोटेक्टेड एनिलीन का कोई भी रिएक्शन कराएंगे, चाहे नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, तो ये इजीली रिएक्शन आर्थो और पैरा पोजीशन पे देता है। अगर इस प्रोटेक्टेड एनिलीन का रिएक्शन COCH3 का रिएक्शन हम लोग अगर सपोज नाइट्रेशन ही कराते हैं, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, यह आर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। NHCOCH3 एक बार आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा और सेकेंड टाइम जो हो जाएगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगेगा COCH3। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर भी काम करता है, इसलिए इसकी जो इल्ड होती है बहुत पुअर इल्ड होती है। जो आर्थो होता है, आर्थो आइसोमर जो होता है, आर्थो आइसोमर की इल्ड जो होती है वो बहुत पुअर होती है, इसीलिए जो होता है माइनर होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। इसकी जो इल्ड होती है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम बनती है, लेकिन यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट होता है, पैरा आइसोमर जो बनता है वो मेजर बनता है। तो इसका हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक एनिलीन का अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको प्रोटेक्शन, पहले एनिलीन के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग देखा कि दो चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन हो गया इसका। अब इसका हम लोग नाइट्रेशन करना हो या सल्फोनेशन करना हो या फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी करना हो तो ईजिली हम लोग इसका रिएक्शन कर सकते हैं, और उसमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन रहेंगे सब में पैरा जो होगा वो मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थो पे क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर काम करने लगता है, इसलिए आर्थो आइसोमर जो होगा माइनर होगा और पैरा जो होगा मेजर बनेगा। तो एक चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे, एनिलीन का कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पूछता है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी पूछता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको आर्थो पैरा बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एनिलीन का प्रोटेक्शन किया जाएगा एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से। उसके बाद हमको फर्दर रिएक्शन हम शो करेंगे। अगर हमको इसका डी प्रोटेक्शन करना है, सपोज NH से हमको फिर NH2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको HCl के साथ ट्रीट कर देंगे, यहाँ पे COCl जो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, फिर CH3COCl और हमको NH2 फिर मिल जाएगा। अगर इसका IPAC नाम देखा जाए तो हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर NH2 को प्रोटेक्ट करना है तो एसाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। अगर डी प्रोटेक्शन करना है, इसको बोलते हैं डी प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, डी प्रोटेक्शन बोला जाता है इसको, मतलब जो प्रोटेक्ट किया गया है उसको हटाना, तो इसको बोला जाएगा डी
प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग HCl यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली क्या करेगा, इसके CH3CO ग्रुप को बाहर निकाल देगा और हमको NH2 ग्रुप इजीली मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि अगर एनिलीन का नाइट्रेशन या सल्फोनेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका प्रोटेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद उसका फिर डी प्रोटेक्शन करेंगे, ताकि जो प्रोटेक्शन किए हैं उसको हम हटा सकें। और डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे HCl यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हमने शो किया है। अगर नाइट्रेशन किया जाएगा, अच्छा यहाँ पे डी प्रोटेक्शन के लिए वार्म वाटर भी या वाटर के साथ सिंपली हीट भी कर दिया जाएगा तो भी इसका डी प्रोटेक्शन हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। या कोई वीक एसिड भी ले सकते हैं, डाइल्यूटेड एसिड भी लिया जा सकता है, ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रेशन किया गया है, यहाँ नाइट्रेशन किया गया है, ब्रोमिनेशन किया गया है, या फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन किया गया है, यहाँ पे H2SO4 से सल्फोनेशन किया गया है। तो सारे रिएक्शन में दे रहे हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एनिलीन का सबसे पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन करने के बाद ही हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन से शो कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी एनिलीन कभी भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली नहीं देगा। इसका रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को एनिलीन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसके जो कुछ पार्ट्स छोटे हैं जिसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।